नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आपको पता है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं? चिंता की बात यह है कि पिछले 4 सालों में शुगर के मरीजों की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक साइलेंट किलर है जो बहुत हद तक खराब लाइफस्टाइल और खान पान से हुई जुड़ी बीमारी है। ऐसे में आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे पर इसी पर चर्चा करेंगे और इसके खतरे को समझेंगे, साथ ही साथ इससे बचने के उपायों पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो बुनियादी रूप से आज हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि डायबिटीज इतनी बढ़ क्यों रही है। क्या कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं या फिर कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीमारी कोई हो कड़वी ही होती है, लेकिन एक मीठी बीमारी भी है डायबिटीज, जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आईसीएमआर की माने तो भारत में इस साइलेंट किलर बीमारी की गिरफ्त में 10 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। लेकिन चिंता यही नहीं रुकती। देश में 13.5 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटिक हैं, जो कभी भी डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि आने वाले 20 साल में शुगर के मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है, यानी 20 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। दुनिया का हर 7वां शुगर मरीज भारत से है। तो आखिर ये डायबिटीज कौन सी बला है और इतनी घातक क्यों है? तो पहले टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को समझने की जरूरत है। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसकी वजह आनुवांशिक होती है। ये पेरेंट्स के जरिए बच्चों में आती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज खराब लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी बीमारी है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। खासकर इसकी एक बड़ी वजह मोटापा मानी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन या तो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता या फिर बॉडी इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे अंधापन की समस्या आ सकती है। वहीं इससे किडनी के फेल होने के अलावा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। भारत में टाइप 2 शुगर के मामले सर्वाधिक हैं। खासकर युवाओं पर डायबिटीज भारी पड़ता जा रहा है। WHO की माने तो देश में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। लेकिन इस चिंता से बड़ी चिंता यह है कि अब बच्चे, युवा भी इस बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खासकर 12 से 18 साल की एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है, जो वाकई चिंता की बात है। खासकर टाइप 2 शुगर खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खानपान के चलते होता है। वहीं ब्लड प्रेशर, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव और अवसाद भी टाइप 2 डायबिटीज की एक बड़ी वजह है। इसके लक्षणों की बात करें तो अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होना, हाथों या पैरों में झुनझुनी होना, बिना काम के थकावट, कमजोरी, रूखी त्वचा, घावों का जल्दी न भरना, ज्यादा प्यास लगना, रात में बार बार पेशाब आना, संक्रमण, बालों का झड़ना डायबिटीज के समान लक्षण हैं। इससे बचने के उपायों की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड और शुगर बेस्ड ड्रिंक से बचें, डेली एक्सरसाइज और फाइबर युक्त फल और सब्जियों का सेवन करें, बॉडी को एक्टिव रखें, इससे मोटापा नहीं होगा। और हाँ, ये सारे उपाय करते वक्त आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ये कुछ उपाय हैं जो शुगर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के मेहमानों का परिचय जान लें। हमारे साथ हैं डॉक्टर फराह इंगले, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में। डॉक्टर फराह, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया, जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं और सिद्धहस्त है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहेरिया आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर फराह आपसे करना चाह रहा हूं और बड़े बुनियादी सवाल आज हम पूछेंगे और आपके अनुभव के आधार पर पूछेंगे, क्योंकि हमने एक लंबी सीरीज़ इस पर की है। डायबिटीज़ और इससे जुड़ी हुई तमाम पहलू हमने बहुत कवर किए आप लोगों के साथ ही। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपके अनुभव समझना चाहेंगे। आपके पूरे अब तक के अनुभव में डायबिटीज़ के रीजंस आपको क्या नज़र आ रहे हैं मैम? जब आपके पास कोई आता है तो क्या लगता है आपको कि क्यों हो गया, या क्या ऐसा करना चाहिए था इस व्यक्ति को, इस मरीज को, कि ये बच पाता? आपका अनुभव बहुत सिंप्लीफाई तरीके से अगर आप कर पाए मैम। थैंक यू। Yeah, thank you so much.
अब डायबिटीज़ एक ऐसी महामारी है जो दुनिया भर के लोगों को चपेट में ले चुकी है और इसकी तादाद बढ़ते ही जा रही है। जैसे आपने अभी बताया था कि आज भारत में 77 मिलियन पेशेंट्स है जो डायबिटिक है। जी जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं दे रहा है? हाँ जी मैम। ओके, सो आज 2019 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भारत में 77 मिलियन पेशेंट्स को डायबिटीज़ था, जो 2030 में 150 मिलियन क्रॉस करने की आशंका है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, ऑल ओवर द ग्लोब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं डायबिटीज़ के। तो अगर आप देखेंगे इसके कारण जो है, रीजंस आर मल्टी फैक्टोरियल। सबसे पहला कारण है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर नंबर ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़ गोइंग हाई। आजकल चेयर पे घंटों बैठे रह के अपना जॉब कर रहे हैं, और जब से कोविड का पैंडेमिक आया था, कोविड में जो नया चलन शुरू हो गया वर्क फ्रॉम होम, जिसमें जो एक्चुअली घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में आने में जो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, कैलोरी एक्सपेंडिचर होता था, वो भी बंद हो गया है। घंटों कुर्सी पे बैठ के अपना जॉब करने के वजह से आपका कैलोरी इनटेक तो बरकरार है लेकिन एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, उसके वजह से शुगर बढ़ जाती है और कई दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिसमें एक ओबेसिटी भी है। तो वेट बढ़ने से भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें एक डायबिटीज़ भी है। सो एक वो रीज़न है कि एक ही जगह पे बैठ के बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के अपना जॉब कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और घर से काम करने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और वो चलन अभी भी चल रहा है। दूसरा है कि जो टिल्ट हुआ है फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल मील टू वेस्टर्न मील, यानी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के वजह से आजकल हमारे बच्चे या बड़े लोग भी जो खाना ऑर्डर करते हैं वो यूजुअली पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, पास्ताज रहते हैं, जो न्यूट्रिएंट डेंस रहते हैं, मैदे से बने हुए थे ज़्यादातर, और उसमें कैलोरीज बहुत होती है, जिससे आपकी शुगर एकदम स्पाइक हो जाती है। एक्चुअली अगर आप देखें, एंड इफ आई गो बैक टू माय डॉक्टर फ्रा, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। जब हम इस तरह की बात किसी को बताते हैं और इस तरह के हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो वेस्टर्न जो हमारा फूड है उसकी वजह से शुगर एंड डायबिटीज़ का इशू है, तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बड़ा दिलचस्प आता है। लोग कहते हैं कि साहब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड तो यही खा के बड़ा हो रहा है, फिर हमारे यहाँ ज़्यादा शुगर क्यों हो रहा है? तो खा वही रहे हैं हम जो वो खा रहे हैं, शुगर हमें हो जा रहा है। हाँ, सो बेसिकली हम लोग अपने आप को, जेनेटिक हमारा डिफरेंट है, हमारा जेनेटिक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू वेस्टर्न पीपल। अगर आप देखेंगे एक इंडियन और एक वेस्टर्नर को कंपेयर करेंगे तो वेस्टर्नर का वेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनकी हाइट भी ज़्यादा है, उनकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, उनका फैट ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इंडियंस में जो है अपना जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा पेट पे है, और उसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और हम लोगों में, इंडियंस में, कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन डायबिटीज़ जल्दी होता है, 10 साल से जल्दी होता है। तो वी कैन नॉट कंपेयर आवर जेनेटिक्स विथ वेस्टर्न पॉपुलेशन। और दूसरी बात है कि वेस्टर्न लोग खाते हैं वैसा, लेकिन उतनी एक्टिविटी भी करते हैं। अगर आप बाहर जाओगे, आप देखेंगे तो उनका चलना फिरना हमारे से ज़्यादा है, एक्सरसाइज उनकी ज़्यादा होती है, एनर्जी आउटपुट उनका हमारे से ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोग एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा जेनेटिक्स अलग है, उसके कारण हमें डायबिटीज़ जल्दी होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा होने की वजह से शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से आपने जो है वो बता दिया कि एग्जैक्टली इसके रीजंस क्या है, और जो लोग कंपेयर करते हैं उनको भी जवाब जरूर मिला होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा और उन्हीं बुनियादी सवालों पे हम बात करेंगे, और उन्हीं में से एक बुनियादी सवाल ये आता है कि साहब पहले के ज़माने में तो डायबिटीज़ हुआ नहीं करता था, होता था तो बड़े बुजुर्गों को होता था। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि साहब पहले के ज़माने में स्क्रीनिंग ही कहाँ थी, पहले भी डायबिटीज़ होता रहा होगा लेकिन पता ही नहीं चल पाता था। आजकल स्क्रीनिंग ज़्यादा हो गई है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, तो डायबिटीज़ का हुआ बनाया जा रहा है, बस ये है कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे सर इस पर? सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि यह सच है कि जो पिछले जमाना था, करीब 1970 के आसपास की भारत से स्टडीज अवेलेबल हैं, उनमें बताया गया है और पाया गया था कि
भारत में सिर्फ जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको 2% को ही डायबिटीज होता था, लेकिन अब पिछले 5 दशक में वो 5 टाइम्स बढ़ गया था। हर 10 में से एक व्यक्ति को अब डायबिटीज है। तो डायबिटीज का प्रेवलेंस डेफिनेटली बढ़ा है। उसके कुछ वजह अभी डॉक्टर साहब ने बताई पहले भी, और उसमें हम जानते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पहले लोग एक्टिव रहते थे, गांव देहात में चलते फिरते थे, चल फिर कर कहीं जाते थे। दूसरा बात है कि जो डाइटरी पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अब जो भी चीज पैकेट में आती है, जो पैकेज फॉर्म में आती है, उसमें वो हानिकारक चीजें होती हैं कि उससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, हम जानते हैं कि थिन फैट इंडियन, अर्थात हम इंडियन पतले दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर जो बॉडी फैट कंपोजिशन होता है वो बहुत हाई होता है। और हम ये साथ में भी देख चुके हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, तो पिछले कई दशकों में, इसलिए पिछले 5 दशकों में बढ़ गया है। दूसरी बात याद रखने की है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, हालांकि गांवों में और रूरल एरिया में भी डायबिटीज का, और खासतौर से प्री डायबिटिक, जो डायबिटीज से पहले वाली अवस्था है, उसका प्रेवलेंस बड़ा है, लेकिन फिर भी शहरों की और अर्बन पॉपुलेशन की तुलना में यह ग्रामीण रूरल एरिया में कम है। और यह एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में फिलहाल डायबिटीज का प्रेवलेंस उतना नहीं है जितना कुछ जो अर्बनाइज सेटिंग्स है, जैसे साउथ इंडियन और मेजर सिटीज में है। लेकिन उन्हीं जो रूरल सेटिंग्स अभी फिलहाल जो है, वहां पर प्री डायबिटिक, अर्थात जिनको डायबिटीज से पहले वाला ब्लड शुगर लेवल है, और वो 15 साल बाद अगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो डायबिटिक में बदलते जाएंगे। और इसीलिए हमें अपनी पिछले दशकों की लर्निंग से याद रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। एक और कारण जो मैं ऐड करना चाहूंगा प्रीवियस डिस्कशन के अलावा, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक अपने आप में बड़ा फैक्टर होता है जो डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रीब्यूट करता है, हाइपरटेंशन को भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। एक और जो पांचवी चीज है वो है स्लीप। हम पहले समय में आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता था और सोता था। हम जानते हैं कि 6 घंटे से कम नींद नुकसानदायक होती है, उसी तरह एक्सेसिव नींद भी नुकसानदायक होती है। तो 6 से 8 घंटे की नींद, और आज के समय में नींद कम हो गई है, स्ट्रेस हाई हो गया है, और ये भी डायबिटीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वास्तव में डायबिटीज का प्रेवलेंस और प्री डायबिटीज का प्रेवलेंस भारत में बड़ा है। और अगर कदम नहीं उठाए गए, मैं क्विकली सर एक बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, जो आपने बोला कि प्री डायबिटिक टू डायबिटिक, कितना टाइम लगता है सर? अगर मैंने रैंडम चेकिंग में फास्टिंग वाला जो नॉर्मल रेंज होती है उससे अलार्मिंग रेंज में आ गया, थोड़ा सा कंट्रोल किया, फिर वापस ठीक हो गया, कितना मेरे को, अगर मैंने लापरवाही करी, कितना टाइम लगेगा मेरे को प्री डायबिटिक से डायबिटिक होने में? टाइम को क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज साफ होती जाती है कि जब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज डिटेक्ट होता है, उस समय तक उस व्यक्ति के बॉडी में जो बीटा सेल्स होती हैं, जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जिनसे इंसुलिन बनता है, तो वो लगभग आधी से अधिक 50% बीटा सेल खत्म हो चुकी होती हैं। और ऐसे में अगर व्यक्ति को डायबिटीज हो गया तो उसके लंबे समय तक इलाज चलता है। प्री डायबिटीज इस बात को दर्शाता है कि पैंक्रियाज की बीटा सेल पर लोड पड़ रहा है, आपकी बीटा सेल उस जो इंसुलिन बनाती हैं उस ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। तो अगर ऐसे में प्री डायबिटिक व्यक्ति थोड़ा सावधानी बरते और उसका खासतौर से 3 चीजों पर ध्यान दे कि उसको डाइटरी कंट्रोल करे, हाई शुगर की चीजें नहीं खाए, जो एक डाइटरी एडवाइस होती है जिसमें कई सारे कंपोनेंट है, उनका पालन करे। दूसरा, अगर प्री डायबिटिक व्यक्ति रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने लगे तो काफी संभावना है कि या तो वो हॉल्ट हो जाएगा या उसको वापस नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे एक तरीका इसको जानने का है HbA1c। HbA1c के एक मेजर होता है, वो 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल दर्शाता है। अगर वो 5.7 to 6.4 की रेंज में होता है, 6.4%, तो प्री डायबिटिक बोला जाता है। तो जैसा कि आपने दीपक जी सवाल किया कि वो कितना टाइम लगेगा, अगर व्यक्ति का 6.4 6.3 है तो वो पहले से ही उस दिशा में जा रहा है, तो उसको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जो शुरुआती उस रेंज में है उसको संभवतः प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और अन्य मेजर से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा वो है कि डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलनेस है। अगर व्यक्ति बहुत मोटापा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स हाई है, तो अगर व्यक्ति 10% अपना वेट रिड्यूस करे तो उससे काफी हद तक ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा, और अगर प्री डायबिटिक से वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर प्री डायबिटिक से नॉर्मल रेंज में आ जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटिक होने का या फिर से प्री डायबिटिक होने का खतरा टल गया है। वो सिर्फ उस समय तक टला है जब तक वो सावधानी बरत रहा है, और ऐसे लोगों को भविष्य के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं अंतिम बात एक और कहूंगा कि मैं अधिकतर पेशेंट को एडवाइस करता हूं कि
खासतौर से जो डायबिटीज का खतरा होता है आजकल अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाता है, तो 40 से 60 की उम्र पे डायबिटीज का खतरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में 40 से 60 की उम्र पे अगर लोग अपनी हेल्थ का और शुगर कंट्रोल का ध्यान रखें तो उन्हें 60 के बाद फायदा होगा। 40 टू 60 के एज पर जो काम करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की तरह है और 60 के बाद आपको स्वस्थ रखने में काम आएंगे। लेकिन अगर 40 टू 60 पे आपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई तो 60 के बाद और आने वाले समय में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है जो आपने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो डायबिटीज का कब शुरू करना है और उसके रिजल्ट्स कब आपको बेहतर मिलेंगे। क्विकली मैं मनीषा जी के पास जाना चाहूँगा। मनीषा जी, न्यूट्रिशन का और डायबिटीज़ का सीधा सीधा रिलेशन बताया जाता है, ऐसे में जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं वो क्या है मैम? देखिए, सबसे पहले तो हम जो इग्नोर करते हैं वो है एक अच्छा खाना खाना। आजकल डाइट कहते हैं कि हम लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट में उनको नॉर्मल चावल दाल रोटी सब्जी खाना एक डाइटिंग हो चुका है। इनको ये हम एक कल्चर भूल चुके हैं कि एक सादा खाना खाना भी आजकल एक डाइट को कहना शुरू कर दिया है। तो सीधा साधा इसमें मैं ये एक एम्फसाइज डालना चाहूँगी कि आजकल हमें क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ये हमें बहुत पहले मतलब बच्चों से ही हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक हम बहुत पहले से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल्चर एक ऐसा आ चुका है आज तक कि स्विगी इज़ ऑन द फोन, एवरीथिंग हमारे फ़ोन पे है। तो बच्चे बड़े या कोई भी है वो बाहर के वेस्टर्न खाने को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वी हैव टू टेक वेरी प्रिकॉशनरी स्टार्टिंग से ही कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसको हम कैसे मॉनिटर करें, ये हम सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और एक बड़ा दिलचस्प बात है, हम लोग कभी बात भी कर रहे थे किसी शो में, तो ये कहा जाता है कि भाई वेस्टर्न कल्चर का खाना, तो वेस्टर्न कल्चर के खाना आप वेस्टर्न कल्चर का कौन सा खाना खा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो डाइट का और हेल्दी फूड का जो भी कॉन्सेप्ट आया है ये भी वेस्टर्नाइज्ड ही है कि आप सही पर खाइए सही टाइम पर खाइए। इंडिया में ज़्यादा कैलोरी वाला फूड होता है, तो आपको वेस्टर्न कल्चर जब हम बोलते हैं, वेस्टर्न फूड जब हम बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि आप क्या उसका कौन सा फिलॉसफी को अपना रहे हैं। अनहेल्दी फिलॉसफी है ऑफ फूड तो वो आपके लिए ख़तरनाक, और अगर आप सही तरीक़ों से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का फूड अपनाते हैं और वो हेल्दी है तो फिर वो आपके लिए सेफ़ रहेगा, आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और बुनियादी सवालों के साथ हाजिर होंगे। तीनों मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और आज हम बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं जो सबके काम आएंगे। डॉक्टर इंगले, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज़ होना इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। उनको लगता है हाँ डायबिटीज़ है, एक आध दो लोगों से पूछ लीजिए आप तो कहते हैं हाँ डायबिटीज़ मतलब वो जिसमें अगर एक बार खून आना शुरू हुआ तो बंद नहीं होगा, घाव नहीं भरेगा, या ऑपरेशन हो गया तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, या मिठाई नहीं खानी है, बस यही है, ठीक है। तो वो उस तरह से, क्योंकि नॉलेज का अभाव है डायबिटीज़ के बारे में, उसके रियल थ्रेट्स नहीं मालूम है, इसलिए शायद हल्के में लेते हैं। इसलिए मैं समझना चाहूँगा आपसे, डायबिटिक होना क्या है, क्या खतरा आ रहा है हमारे जीवन में, क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? डायबिटीज़ होना यानी जब आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उससे डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, 3 पैरामीटर्स हम देखते हैं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो आपकी 100 to 110 तक होनी चाहिए। पोस्ट लंच ब्लड शुगर यानी 1.5 से 2 घंटे खाना खाने के बाद, यानी जब आप पहला बाइट लेते हैं तब से हम टाइम काउंट करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट बाइट टू द ब्लड टेस्ट 1.5 से 2 घंटे तक कलेक्शन होना चाहिए, और वो शुगर आपकी 140 के अंदर रहनी चाहिए। और HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो हम 3 मंथ का एवरेज हमें उससे समझता है, अगर आपका HbA1c 6.4 के नीचे है तो आप प्री डायबिटिक, यानी अगर 5.7 to 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक है, 6.5 के ऊपर है तो आप डायबिटिक है। ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन HbA1c भी हमेशा रिलायबल नहीं रहता है।
कोई रीजंस के वजह से HbA1c एस्टिमेशन रॉन्ग आ सकता है, जैसे जिसका हीमोग्लोबिन कम है उनमें HbA1c रॉन्ग एस्टिमेट होता है, जिसको किडनी के प्रॉब्लम्स है उनमें भी HbA1c रॉन्ग आ सकता है। तो बेटर टेस्ट आजकल जिसका चलन है वो है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी देखना, जो CGMS के थ्रू करते हैं, जहाँ पे हम एक चिप एक अपने आप हाथ पे लगा देते हैं जैसा आर्म पे, और उसमें मिनट टू मिनट कंटिन्यूस ग्लूकोज रिकॉर्डिंग होती है, जो बाद में हम कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं। इसमें हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी देखते हैं। इसमें आपकी शुगर, अगर आप 60 साल के नीचे है तो 70% ऑफ टाइम्स आपकी शुगर रेंज में रहना चाहिए, जिसे हम टाइम इन रेंज कहते हैं। और अगर आप एल्डरली है मोर देन 60 ईयर्स तो एटलीस्ट 60% ऑफ टाइम्स 24 आवर्स में आपकी शुगर रेंज में रहना चाहिए। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, दोनों से ही नुकसान है। अगर आप स्पेशली एल्डरली है, आपको किडनी के इश्यूज़ है और शुगर आपकी ज़्यादा कम हो जाती है तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो शुगर्स रेंज में रहना चाहिए, फास्टिंग, पोस्ट लंच, HbA1c, और कुछ पेशेंट्स में हम CGMS का टेस्ट करते हैं। ये तो टेस्टिंग के तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है नहीं है, लेकिन सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसा कि पेशेंट्स को ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन को जाना, रात में भी 2 से 3 बार से ज़्यादा यूरिन के लिए उठना, भूख ज़्यादा लगना और ज़्यादा खाने के बाद भी वेट लॉस होना, टायर्डनेस रहना, चिड़चिड़पना होना, ये सब भी सिम्टम्स है। लेकिन सबको सब सिम्टम्स रहना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हेल्थ अवेयरनेस रहना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए और टाइम टू टाइम टेस्ट भी करते रहना चाहिए, स्पेशली एक एज के बाद में। ये टेस्टिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर लहरिया, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और इसमें हमने 2 वर्ग देखे हैं लोगों के, एक जो टेस्ट नहीं कराते, डायग्नोस नहीं करवाते, दूसरा टेस्ट और डायग्नोस इतना ज़्यादा करा लेते हैं कि एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है उनमें वो सेंस ऑफ अर्जेंसी ही खत्म हो जाती है डायबिटीज़ की। वो रिपोर्ट देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, खुद ही नतीजे निकालने शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, हाँ ठीक है रेंज में है, अच्छा ठीक है मैं प्री डायबिटिक हूँ, ओके ज़रा कल से रेस लगा लेता हूँ, मीठा कम खाना शुरू कर दूंगा, सब हो जाएगा। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके सामने उनकी रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे, चेत नहीं रही है, कॉम्प्लिसेंसी जो आ जाती है, इनके लिए आप क्या कहेंगे सर? आजकल काफी देखा जाता है कि लोग फुल बॉडी चेकअप या मल्टीपल रिपोर्ट्स तो करा लेते हैं, लेकिन या तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, बस किसी ने बोला कि आपको टेस्ट करा लो, ये पैकेज मिल रहा है तो करा के रख लेते हैं, और उसमें इररिलेवेंट या जो रिलेवेंट नहीं होती हैं, इनका कोई रिलेवेंस नहीं होता, माइनर वेरिएशन होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि जो भी लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं वो डॉक्टर की सलाह पर कराए जाने चाहिए और उनका कुछ क्लिनिकल रिलेवेंस होना चाहिए। अगर जांच कराते हैं तो उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और उस हिसाब से निर्णय लीजिए, पहली बात। दूसरी बात याद रखने की है कि हम जानते हैं कि कुछ लोग हाई रिस्क होते हैं, जो इसका हर बीमारी का एक लेवल पर असेसमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर आप ओबीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, फैमिली हिस्ट्री है किसी को डायबिटीज की, तो उनको मोर फ्रीक्वेंटली प्रिवेंटिव चेकअप कराने की जरूरत है, खासतौर से उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली हिस्ट्री या पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों डायबिटिक थे तो उनको मोर फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अपना ब्लड शुगर अन्य जांच करानी चाहिए। एक अन्य चीज है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर वो हेल्दी एडल्ट हैं तो कितने फ्रीक्वेंटली उनको जांच करानी चाहिए, कब कराना शुरू करना चाहिए। तो यूजुअली मोटे तौर पर कहें कि अगर कोई खास फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 30 साल से पहले आपको अगर बीमार नहीं है तो जांच की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। कुछ लोगों में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एनुअल टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली एक मोटे तौर पर हर 3 साल में अपना एक बेसिक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है। उसके 2 फायदे हैं, एक तो इस अगर आप हेल्दी कहने को हो सकते हैं, लेकिन 3 साल में एक बार कराने पर कुछ कंडीशन डिटेक्ट हो सकती हैं। दूसरा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हर 3 साल पर कराएंगे जब 30 के बाद, तो आपके पास अपना एक हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके वेरियस हेल्थ पैरामीटर कैसे मूव कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं लोगों को कहता हूं कि 30 साल के बाद आप हर 3 साल पर प्रिवेंटिव चेकअप कराइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर कोई अन्य दिक्कत नहीं है। 40 साल के बाद हर 2 साल पे, 50 साल के बाद अगर फीमेल है तो एनुअल चेकअप कराए जा सकते हैं। मेल के लिए 2 साल पर किए जा सकते हैं।
60 साल पर औसतन हर साल जी। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन है तो उस हिसाब से आपका डॉक्टर निर्णय लेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, खुद डिसाइड नहीं करें, किसी डॉक्टर की सलाह के बाद उस पर नेक्स्ट स्टेप लें। बिल्कुल, और डॉक्टर की सलाह के बाद अगर आपने टेस्ट करा दिया है तो टेस्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन और नतीजों पर आना भी खुद नहीं है या गूगल की मदद से नहीं आना है। डॉक्टर के पास जाइए, नतीजे वो निकालेंगे आपकी रिपोर्ट के, आप या गूगल नहीं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मनीषा जी, अब क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बोली अपने फर्स्ट रिमार्क में कि बच्चों में आदत डलाई जाए, अब आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो मैं चाहूँगा कि अभी से हम ऐसी क्या केयर करें बच्चों की डाइट के मामले में ख़ास तौर से कि आगे चलकर वो डायबिटीज़ के रिस्क से बचे रहें। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा फ़र्क आया है वो आया है हमारे फाइबर में। हमारे खाने में आजकल फाइबर की तादाद जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। फाइबर हमारे खाने से बिल्कुल ना के बराबर है। अब आप देखिए, चाहे अब बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं या घर का खाना कम खा रहे हैं, इनफैक्ट जो हमारे घर में जब आटा भी आ रहा है वो भी इतना प्योर, इतना छान कर आता है कि फाइबर मिलना अब नामुमकिन हो चुका है, जिसके वजह से ग्लूकोज हमारी बॉडी में डायरेक्ट हिट करता है सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बिल्कुल सुबह उठ के, आजकल इजी फैक्टर हो चुका है सीरियल खाने का, चोकोस खाने का, इन सब का, इनमें फाइबर नहीं है। हमको बच्चों को आदत डलानी है फाइबर की। वो आप कैसे, सैलेड इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर मील में सारा सैलेड होना जरूरी है। नहीं समझ में आता तो आप उनकी रोटी में चोकर मिक्स करा दीजिए, हस्क मिलता है उसको आप मिक्स कर दीजिए। तो अगर आप फाइबर मिक्स करते हैं तो उससे ग्लूकोज एकदम कंट्रोल में रहता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ों के लिए मैं ये कहूंगी कि विनेगर, जी आपने बहुत बुनियादी चीज़ बोल दी और बड़ी आसान चीज़ बोल दी। मेरे ख्याल है कि बच्चों के डाइट में आपको फाइबर ऐड करना है, बस ये छोटा सा मंत्र है, इसको अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के खतरे से बचा पाएंगे। और जो डॉक्टर लहरिया ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन ही दरअसल इन्वेस्टमेंट है आपका। इन्वेस्टिगेट कीजिए, 40 साल की उम्र में करेंगे तो 60 साल के बाद आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। डॉक्टर इंगले ने भी बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आपको कब कब और किस किस तरह के टेस्ट करने हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर इंगले थैंक यू सो मच, डॉक्टर लहरिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।